मैं बाहरी गेट पर बैठी गली में खेलने वाले बच्चों को देख रही थी कि जब एक बच्चा नंगे पांव मैले कुचैले कपड़े पहने हुए सड़क पर री री करता हुआ रो रहा था। आंसुओं के साथ साथ उसकी नाक भी बह रही थी। तेज धूप में बच्चे गली में खेल रहे थे और नंगे पांव वो रोए जा रहा था। उसे देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैं फौरन से उठी और उस बच्चे के पास आ गई, उसे अपनी गोद में भर लिया। अपने दुपट्टे से उसके आंसू साफ किए, उसके पूरे हाथ मिट्टी से अटे हुए थे। मैंने उसका चेहरा साफ किया, उसे चुप कराने लगी, उसे अपने सीने से लगाया। कुछ ही देर में वह चुप हो गया कि तभी एकदम किसी ने मुझसे वो बच्चा छीना था। कहने लगी, ये लड़की मेरे बच्चे को क्यों पकड़ा है तूने? वो शायद उस बच्चे की माँ थी। मैंने कहा, यह तुम्हारा बच्चा है? कहने लगी, हाँ। मैंने कहा, तो क्यों इसे गली में लावारिसों की तरह छोड़ रखा है? अगर इसे कोई उठा कर ले जाता फिर? मेरी बात सुनकर उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और मुझे घूरते हुए अपने घर के अंदर चली गई। मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी। यकीनन मुझे बुरा भला कह रही होगी। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मुझे बचपन से ही बच्चों से बड़ा लगाव था। मैं अभी गली में ही खड़ी थी जब मेरे सर पर एक चपत लगी थी। मैंने पलट कर देखा तो मेरी माँ मुझे घूर घूर कर देख रही थी। कहने लगी, कितनी बार समझाया है तुम्हें कि घर के अंदर रहा करो, मुंह उठाए घर के बाहर घूमने लग जाती हो, चलो अंदर। मेरी माँ ने मेरा कान पकड़ा और खींचकर घर के अंदर ले गई। मैं बार बार अम्मा से कहने लगी, मेरा कान तो छोड़ो अम्मा। मेरी माँ ने मुझे घर के अंदर दाखिल करने के बाद ही मेरा कान छोड़ा था। कहने लगी, कमबख्त, क्यों तुझे समझ नहीं आता कि माहौल बहुत खराब है। आजकल का लड़कियों का यूं गलियों में घूमना सही नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी पर होती हूँ तो मेरा सारा ध्यान तेरी तरफ ही लगा रहता है। मैंने कहा, माँ, मैं अकेली घर में क्या करूँ? अगर मेरा कोई छोटा बहन भाई होता तो मैं उसके साथ समय गुजार लेती। खाना तुम बना कर जाती हो, सफाई मैं 1 घंटे में कर लेती हूँ, फिर पूरा दिन घर में करने के लिए कुछ भी नहीं होता। मेरी अम्मा कहती, अपने स्कूल की किताबें पढ़ा कर। मैंने कहा, वह भी सारी की सारी मैं पढ़ चुकी हूँ, बोर आ चुकी हूँ मैं वह किताबें पढ़ पढ़ कर। अम्मा, मेरा स्कूल में एडमिशन ही कर दो जिससे कि मेरा मन कुछ लग जाए। अम्मा ने कहा, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, 10 क्लासें पढ़ ली बहुत है। मैंने कहा, अम्मा, मैं घर पर बैठी बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा था कि बाहर खेलते हुए बच्चों को देख लो। अम्मा, इन औरतों को अपने बच्चों की परवाह क्यों नहीं होती? छोटे छोटे बच्चों को गलियों में क्यों आजाद छोड़ देती हैं? अगर उनके बच्चों को कोई उठा कर ले गया तो? अभी मेरी बात मेरे मुंह में ही थी जब मेरी माँ का यह बात सुनकर रंग एकदम सफेद हुआ था। वह बदहवास हुई थी। मुझसे कहने लगी, छोड़ इन बातों को, उनकी माएँ जाने और उनकी औलाद जाने, तू बस घर पर रहा कर, फालतू में बाहर मत जाया कर। मेरा तो सारा वक्त यही सोचते सोचते गुजर जाता है कि कहीं तू गली मोहल्ले के बच्चों को ले लेकर ना घूम रही हो। फिर कहने लगी, मैं थकी हुई आई हूँ, मुझे खाना गर्म करके दे दे और 1 कप चाय भी बना दे। मैं फौरन से किचन में चली गई, अम्मा को खाना गर्म करके दिया और चाय भी बना कर दे दी। मेरी अम्मा इसी में बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन मैं अपनी तन्हाई का क्या करती? मेरी माँ एक नर्स थी, इसलिए उनकी ड्यूटी का कोई भी समय तय नहीं था। सुबह वो हॉस्पिटल में जाती थी और दोपहर तक वापस आ जाती थी। शाम को घर के करीब ही एक प्राइवेट क्लिनिक पर जाती थी। मेरी माँ ज्यादातर गायनी के केस करती थी। नॉर्मल डिलीवरी भी मेरी माँ खुद ही करवा देती थी, लेकिन अगर सी सेक्शन होना होता तब भी डॉक्टर के साथ वही नर्स होती थी। हॉस्पिटल की ड्यूटी तो अम्मा की दोपहर को ही खत्म हो जाती थी, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में अगर रात को भी कोई ऐसा केस आ जाता तो लेडी डॉक्टर मेरी माँ को फोन करके बुला लेती। इसलिए रात को भी मुझे कई घंटे अकेले घर में गुजारना पड़ता। मुझे नींद नहीं आती थी, बार बार डर लगा रहता। मेरे पापा को मरे काफी साल गुजर चुके थे और मैं अपनी माँ का इकलौता सहारा थी। कभी कभी तो मुझे यह समझ नहीं आता, आखिर माँ इतनी मेहनत क्यों करती है? हमारे घर में ज्यादा लोग भी नहीं थे कि खर्चा ज्यादा होता। हालांकि मेरी माँ को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से महीने के 15,000 तनख्वाह मिल जाती थी और प्राइवेट में मुश्किल से 10,000 मिलते थे। हमारे घर में सारा सुख सुविधा का सामान मौजूद था, यहाँ तक कि दोनों कमरों में एसी भी लगा हुए थे। फिर अपना घर था, लेकिन एसी का बिल भी बहुत ज्यादा आ जाता था। अम्मा की तनख्वाह कुल मिलाकर 25,000 थी और इस महंगाई के दौर में 25,000 ज्यादा नहीं होते जो हम बेकार की अय्याशियां करते। हम 2 ही लोग हैं, एक ही कमरे में सोकर गुजारा कर सकते हैं। कम से कम अम्मा को मुझे समय देना चाहिए। मेरे लिए पैसे से बढ़कर मेरी माँ का प्यार था, जो मुझे नहीं मिलता था। मैं रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर लेती अगर अम्मा मेरे साथ समय गुजारती। फिर कभी कभी सोचती कि घर में इतना सुख सुविधा का सामान आता कहाँ से है।
हालांकि अम्मा की तनख्वाह तो कुल मिलाकर 25,000 थी, जो ऐसी बिजली पानी गैस के बिल में ही चली जाती थी। जब भी मैं यह सवाल अपनी माँ से करती तो वह मुझे टाल देती या फिर मेरा कान पकड़कर मरोड़ देती। लेकिन मेरे अंदर यह सवाल अब मुझे बेचैन करने लगा था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी थी। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। अगले दिन संडे था कि सब्जी वाले के शोर से मेरी आंख खुली थी। शहर से कुछ ही दूर गांव था, जहां से ये सब्जी वाला हर दूसरे तीसरे दिन ताज़ी सब्जियां उठा कर ले आता था और मेरी माँ इसे अपने घर के अंदर बुलाकर आंगन में बिठा लेती और उससे सब्जियां खरीदती थी। इस आदमी की आवाज बड़ी अजीब थी, ऐसे शोर मचाता जैसे कि सब्जी मंडी में बैठा हो। मैंने झुंझला कर अपने सर के नीचे से निकाला और अपने कान के ऊपर रख लिया। मैं सोना चाहती थी क्योंकि रात को देर से सोई थी, लेकिन उसकी टेप रिकॉर्डर जो शुरू हुई तो मजबूरन मुझे उठकर बैठना पड़ा। वो अम्मा को सब्जी देता रहता और साथ ही साथ अपने घर की और अपने गांव की बातें बताता रहता। बड़े किस्से कहानियां थी उस आदमी के पास। मैं बोर होकर कमरे से बाहर आई तो अम्मा उससे ताज़ी सब्जियां ले रही थी। कह रही थी, तुम्हारी लाई हुई सब्जियों में बड़ा स्वाद होता है। कहने लगा, हाँ जी, छोटी सी जमीन मेरे पिताजी ने मेरे हिस्से में छोड़ी थी। सारी सब्जियां मैं उसी में उगाता हूँ, तभी तो इनका स्वाद ही अलग होता है। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा। मुस्कुराने से उसके पीले दांत मुझे और भी बुरे लग रहे थे। मैंने कहा, राजू, ये तुम क्या रोज रोज सब्जियां उठा कर ले आते हो और फिर इतना शोर मचाते हो? क्या धीरे नहीं बोल सकते? कहने लगा, मैडम जी, यह तो जी आपकी अम्मा की मोहब्बत है, जो मुझ गरीब को इतनी अहमियत देती है। अपने घर बुला लेती है, नाश्ता पानी देती है, सब्जी भी खरीद लेती है। वरना यह सब्जियों की टोकरी सर पर उठाए गली गली फिरते फिरते तो मैं थक जाता हूँ। फिर इस गर्मी में जब तक सब्जियां बिकती हैं, मेरी हालत खराब होने लगती है। कोई पानी के गिलास तक का नहीं पूछता। वो तो जी आपकी माँ की बड़ी मेहरबानी है। खैर, ना तो मुझे सब्जियों से कोई मतलब था, ना ही उस आदमी से। वह 30-32 साल का नौजवान था। सब्जी देने के बाद मेरी माँ से कहने लगा, मैडम जी, अगर आपकी अनुमति हो तो इस बार अपनी पत्नी को आपके प्राइवेट क्लिनिक पर लेकर आऊं। इस बार दाई कह रही थी कि इस बार तेरी लुगाई केस बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे डर है कि कहीं मर ना जाए। फिर कहने लगा, 8वां बच्चा है जी। अब मेरी बीवी मर गई तो बाकी के बच्चों को कौन पालेगा? सारे ही छोटे छोटे हैं। मैं जो चाय के लिए जाने लगी थी, मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मैं तो समझ रही थी शायद उसकी शादी ही नहीं हुई और 8 बच्चे। मैं वापस पलट कर आई। मेरी माँ उस सब्जी वाले से कहने लगी, हाँ ले आना मेरे क्लिनिक पर, मैं लेडी डॉक्टर से बात कर लूंगी, पैसे भी कम करवा दूंगी, कुछ नहीं होगा तेरी पत्नी को। यह कहकर अम्मा किचन में चली गई। कहने लगी, राजू चाय पिएगा? जी क्यों नहीं, पीकर जाऊंगा। अम्मा के जाते ही मैंने राजू से कहा, तुम्हारे 8 बच्चे हैं? कहने लगा, हाँ जी, 8वां होने ही वाला है, दुआ करे कि बेटा हो जाए। मैंने कहा, क्या पहले सब बेटियां हैं? कहने लगा, नहीं 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। मैंने कहा, तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया? कहने लगा, 9 साल। यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी। फिर वह शर्माने लगा, कहने लगा, जी बस भगवान की देन है, हर साल भगवान मुझे एक बच्चा दे देता है। यह सुनकर मैं बड़े गौर से उसे देखने लगी। मैंने कहा कि ऐसा करो, अपना एक बच्चा मुझे दे दो। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, क्यों दे दूं आपको? मेरी औलाद मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मैं भला आपको क्यों दूं? मैंने कहा, मैं उसे बहुत प्यार से रखूंगी, मुझे बच्चों का बहुत शौक है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, ना तो मैं अपनी औलाद किसी को दे सकता हूँ और ना ही मेरी पत्नी कभी ऐसा करेगी। फिर वह कहने लगा, अपने बच्चों की तो बात ही और होती है, माँ कभी भी अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती, जान से ज्यादा प्यार करती है मेरी पत्नी अपने बच्चों को। यह एहसास ही बड़ा रंगीन होता है जी, कि किसी नन्ही से जान को अपने शरीर में पालना, उसकी हर हरकत को महसूस करना बड़ा ही सुकून देता है माँ को। वो ना जाने किस धुन में बातें कर रहा था, लेकिन मुझे पहली बार इन बातों की जानकारी हुई थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बच्चा औरत के शरीर में परवरिश पाता है। बस यही सुना था कि अस्पताल में एक खास कमरा होता है, नर्स आती है और जिस माँ को बच्चे चाहिए होते हैं वह उन माँओं को बच्चा देकर चली जाती है। हालांकि मेरी उम्र 15 साल थी, मुझे इन बातों की जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी घर से निकलने ही नहीं दिया था, ना कोई सहेली बनाने दी थी। यहाँ तक कि मेरी माँ ने 10 क्लासें पढ़ने के बाद ही मुझे घर बैठा लिया था। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। राजू की बातों को सोचते हुए पहली बार मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया था
कि मैं भी एक बच्चे को जन्म दूं। मुझे छोटे छोटे बच्चों से इश्क था। मैं जब भी किसी का छोटा सा बच्चा देखती तो मेरा दिल उसे प्यार करने के लिए मचलने लगता था। मैं उसे जल्दी से गोद में उठाकर चूमने लगती। एक बार वह सब्जी वाला अपना 2 साल का बेटा अपने साथ लेकर आया। कहने लगा, ये निगोड़ा मारा पूरा दिन अपनी माँ को तंग करता रहता है, इसलिए आज मैं इसे अपने साथ ही काम पर ले आया था। वह बच्चा बड़ा ही मासूम सा था। मैंने उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और उससे बातें करने लगी। वह बच्चा मुझसे अपनी तोतली जबान में बातें करने लगा। मुझे उसकी मासूम बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं उसे प्यार करने लगी, छेड़ने लगी। राजू मुझे बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, मैडम जी क्या आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं? मैंने कहा, हाँ मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तभी तो तुमसे कह रही थी कि अपना एक बच्चा मुझे दे दो। तुम्हारे पास तो इतने सारे बच्चे हैं, एक मुझे दे दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, ऐसे तो आराम से नहीं मिल जाते बच्चे, और फिर इंसान अपनी औलाद किसी को नहीं दे सकता। मैंने बच्चे को जाने से पहले 50 रुपए दिए थे। वह बहुत खुश हो गया। रात को मैं राजू की बातें सोचने लगी कि ऐसा भी कौन सा मुश्किल काम करना पड़ता है कि जिसके बाद भगवान औलाद जैसा खूबसूरत तोहफा देता है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि मुझे तो यह भी नहीं पता था कि शादी होती क्या है, और न ही मुझे किसी ने इस बारे में बताया था। मुझे किसी एक अच्छे दोस्त की सख्त जरूरत महसूस होने लगी थी, जिससे मैं अपने मन की बातें कर लेती और उससे अपनी परेशानी का हल पूछ लेती। मैं मन ही मन सोचती रहती है कि ऐसा क्या करूं कि मैं भी एक प्यार से बच्चे को जन्म दूं और मेरी तन्हाई दूर हो जाए। मैं ख्यालों ही ख्यालों में उस बच्चे के साथ खूब खेलती थी, उससे बातें करती थी। जी चाहता मेरे पास एक प्यारा सा बच्चा हो, मैं उसे जी भर कर प्यार करूं, उसे अपने पास रखूं, क्योंकि गली मोहल्ले और दूसरे बच्चों को जब मैं प्यार करती तो मेरी प्यास नहीं मिटती थी, क्योंकि उनकी माएँ मुझसे बच्चा छीन कर ले जाती थी। और जैसे ही मेरी माँ मुझे बाहर गेट पर खड़ा देखती फौरन खींचकर घर में बंद कर लेती। मेरे अंदर ऐसे बात क्यों थे? मुझे एक नन्हे मुन्ने से बच्चे की इतनी इच्छा क्यों थी, ये मुझे नहीं पता था। हालांकि मेरी उम्र की लड़कियों को फैशन का शौक होता है, नित नए कपड़े, मेकअप या फिर दूसरी एक्टिविटीज का। और दूसरी सोच जो मुझे परेशान किए हुए थी वह यह थी कि आखिर मेरी माँ 25,000 में इतने ऐशो आराम कैसे कर लेती थी। लेकिन यह राज भी मेरे लिए राज ना रहा, इसके पीछे बहुत ही घिनौनी हकीकत छुपी हुई थी। एक बार मेरी माँ रात को ड्यूटी पर चली गई, क्योंकि लेडी डॉक्टर ने उन्हें प्राइवेट क्लिनिक पर बुलाया था, लेकिन अपना फोन ले जाना भूल गई। मुझे वैसे ही रात को नींद नहीं आती थी। अम्मा घर पर नहीं होती थी तो डर महसूस होता रहता था, इसलिए मैं अपनी अम्मा के कमरे में आ गई। उसी वक्त मेरी अम्मा के फोन पर कॉल आ रही थी। मैंने सोचा उठा कर देखती हूँ किसकी है। जब मैंने फोन उठाया तो एक औरत थी। कहने लगी, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, तुम आज ही वह बच्चा मेरे हवाले कर देना जिसे तुम हॉस्पिटल में मुर्दा साबित करने वाली हो। कितने सालों से मैं औलाद को तरस रही हूँ, अब तो मुझे इंतजार भी नहीं होता। यह सुनना था कि फोन मेरे हाथ से छुटते छुटते बचा था। मेरी अम्मा ये काम करती थी, इस काम से वह लाखों कमाती थी। मासूम पैदा होने वाले बच्चों को मुर्दा साबित करके उनकी सौदेबाजी करती थी। कितना बड़ा जुर्म था ये, और इंसानियत से गिरी हुई हरकत थी। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वह कैसी माँ थी जो एक माँ से उसकी औलाद छीन कर बे औलाद जोड़ों को दे देती थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। अपने घर के हर ऐशो आराम को देखकर मुझे औरतों की सिसकियां और आहों की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई देने लगी थी। मुझे तो हर चीज से डर लगने लगा था। मेरी माँ घर आई तो मुझे यूं रोते देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैंने कहा, माँ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मेरे सवाल पर मेरी माँ ना समझी से मुझे देखने लगी। कहने लगी, तुझे पता तो है कि बड़ी मुश्किल से महीने के 25,000 कमाती हूँ। यह कहते हुए मेरी माँ की आवाज उनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने कहा, अम्मा 25,000 में इतने ऐशो आराम कैसे हो सकते हैं? हमारे दोनों कमरों में एसी लगा हुआ है, आए दिन हमारे घर में नए नए खाने बनते हैं, हर तरह का ऐश आराम हमें मिल रहा है। यह 25,000 में तो नहीं होता। दोनों एसीओ का हमारे घर पर महीने का बिल ही 15,000 आ जाता है, कैसे पूरा होता है सब? मेरी बात पर मेरी माँ कहने लगी कि मैं रात की ड्यूटी भी दे रही हूँ, उसके पैसे भी मुझे अलग से मिलते हैं, बस हो जाता है सब कुछ। तू आज ये क्यों पूछ रही है? मैंने अपनी माँ का मोबाइल उनके हाथ में रख दिया। मैंने कहा, एक औरत का फोन आया था, कह रही करके कब दे रही हो? यह सुनकर तो मेरी माँ का रंग उड़ गया था। वह मुझसे नजरें चुराने लगी।
मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने कहा कि मैं सिर्फ उन औरतों के बच्चे लेती हूँ जिनके पहले से बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं और वह खुद नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों को कैसे पालेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, माँ अपनी औलाद देने का हौसला नहीं रख सकती, इसलिए मैं उन बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें एक अच्छी फैमिली को ड्रॉप कर देती हूँ। बच्चे को कुछ समय के लिए बेहोश करके सबके सामने यह साबित कर देती हूँ कि बच्चा मुर्दा है और ऐसे लोगों को दे देती हूँ जो बे औलाद होते हैं, और वो फैमिली बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें अच्छा फ्यूचर दे सकती है। मैं उन बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए ही उन्हें उनके सगे माँ बाप से अलग करती हूँ। मैंने कहा, क्या आप अपनी औलाद को भी किसी दूसरे को दे देंगे? शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें कोई दूसरी औलाद नहीं दी, क्योंकि तुम्हारे सीने में ममता का दिल ही नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ दे मारा। कहने लगी, शर्म नहीं आती माँ के सामने जवान चलते हुए? तुम्हारी खातिर ही सब कुछ कर रही हूँ ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो सके, और एक तुम हो कि। मेरी माँ अपने कमरे में चली गई। मुझे अपनी माँ की खुदगर्ज सोच पर अफसोस हुआ था। मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए वह इस कदर खुदगर्ज और अंधी हो चुकी थी कि एक माँ से उसकी औलाद को छीन कर किसी दूसरे के दामन में डाल देती थी ताकि मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं। मुझे अपनी माँ पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा, लेकिन इसके साथ ही मेरे दिमाग में एक बिजली सी चमकी थी। आखिर मेरी माँ मुझे बाहर क्यों नहीं निकलने देती? क्यों मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजती? क्यों मुझे लोगों से मिलने जुलने नहीं देती? कहीं मेरी माँ ने मुझे भी अस्पताल से। इसके आगे ही मेरी सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था और मैं उसी पल अम्मा के सामने खड़ी थी। मैंने अम्मा का हाथ अपने सर पर रखा। मैंने कहा, माँ कसम खाओ मेरी, क्या मैं आपकी सगी औलाद हूँ? इतना सुनना था कि मेरी माँ ने मेरे सर से अपना हाथ नीचे खींचा था और नजरें चुरा गई। मैं सब समझ गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने कहा, अम्मा आपने मुझे भी मेरे सगे माँ बाप से अलग कर दिया। अम्मा एकदम मेरी तरफ पलटी, कहने लगी, ना मेरी बच्ची ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल सगी औलाद की तरह तुझे चाहती हूँ। हाँ, यह सच है कि तू मेरी औलाद नहीं है, लेकिन से आगे मैंने अपनी अम्मा की एक बात भी नहीं सुनी और मैं अम्मा के कमरे से अपने कमरे में आ गई और बेतहाशा रोने लगी। मैं जिसे अपनी माँ समझ रही थी वह तो मेरी माँ थी ही नहीं। समझ नहीं आ रहा था जाऊं तो कहाँ जाऊं। मुझे अब उस औरत से सख्त नफरत महसूस हो रही थी जिसे मैं अपनी माँ समझती रही। मैंने अपने आंसू साफ यह मैंने सोच लिया था कि मुझे अब इस औरत के साथ नहीं रहना जो हराम की कमाई से मेरा पेट भर रही थी। लेकिन मेरा कोई नहीं था, मैं जाती तो कहाँ जाती। फिर मुझे उस सब्जी वाले का ख्याल आया। मुझे उसके गांव का नाम पता था, लेकिन घर नहीं जानती। मैं अम्मा को बिना बताए घर से भाग गई और सब्जी वाले के गांव में पहुंच गई। मैं बस में बैठकर राजू के गांव पहुंची थी। बस से उतरकर जैसे ही गांव में दाखिल हुई, मुझे राजू का घर ढूंढने में कोई भी मुश्किल नहीं हुई थी। मैंने सिर्फ राजू सब्जी वाले का नाम लिया था और राह चलती एक औरत ने मुझे उसका घर बता दिया। मैं उसके घर पहुंची तो दरवाजा उसकी पत्नी ने खोला था। पीछे बच्चों का शोर था। मुझे देखकर पूछने लगी, कौन हो तुम? मैंने कहा, यह राजू का घर है। वो कहने लगी, हाँ जी, राजू का ही घर है। मैंने कहा, मुझे उससे मिलना है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने बड़ी तीखी निगाह मुझ पर डाली थी। कहने लगी, क्यों मिलना है राजू से? मैंने कहा, मुझे उससे कुछ जरूरी काम है, आप उसे बुला दें। वो मुझसे बहस करने लगी। इतने में ही राजू भी दरवाजे के पास आ गया। मुझे देखकर अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे यह नर्स की बेटी है, पगली पीछे हट, तू थानेदार बनकर मैडम जी से न जाने क्या क्या सवाल जवाब कर रही है। मेरे बारे में जानकर उस औरत के बात करने का अंदाज बदला था। वह खुश हो गई। मैं घर के अंदर आई तो राजू की पत्नी कहने लगी, मैडम जी आपकी माँ जी नहीं आई आपके साथ, आप अकेली आई हो? मैंने कहा, हाँ मैं अकेली आई हूँ। ये सुनकर वो हैरान हुआ था। कहने लगा, अकेली कैसे आ गई? बड़ी मैडम ने आपको अकेले आने की इजाजत कैसे दे दी? मेरी बात सुनकर वह परेशान हुआ था। मैं रोने लगी और रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मैंने कहा, मुझे अब अपनी माँ के पास वापस नहीं जाना और मेरी माँ को तुम यह कभी मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर नागवारी के हाव भाव उभरने लगे थे। कहने लगी, हम तो पहले ही बड़ी मुश्किल में जिंदगी काट रहे हैं मैडम जी, और तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। उसकी बात से साफ लग रहा था कि वह मुझे रखना नहीं चाहती, लेकिन राजू ने उसे चुप करवा दिया। कहने लगा, तू अपने कमरे में बच्चों को देख जाकर। वो गुस्से से रामू को घूरते हुए चली गई। रामू मुझे एक कमरे तक ले गया। कमरे का दरवाजा खोला, उसकी साफ सफाई की। कहने लगा, यह मेरी अम्मा जी का कमरा है जी। जब से वह दुनिया से गई है यह कमरा तब से बंद पड़ा है। आप जब तक चाहे यहाँ रह लो, चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा।
मुझे वहां रहते हुए 1 महीना ही हुआ था कि जब राजू की पत्नी का उससे झगड़ा होने लगा कि गांव वाले बातें बना रहे हैं कि यह लड़की किस हैसियत से यहाँ रह रही है। राजू, इसे बाहर निकालो या उसकी माँ को बुलाओ यहाँ, मैं इसे अब यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। कुछ देर में राजू मेरे कमरे में आ गया। मैं जानती थी वह मुझसे क्या कहने आया है, और वही हुआ। वह कहने लगा कि तुम्हें अपनी माँ की से सुलह कर लेनी चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। मैंने कहा, राजू तुम मुझसे शादी कर लो, फिर गांव वालों का मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह हैरानों परेशान मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं वापस उसी समय जाऊंगी जब मुझे बच्चा हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊंगी। मुझे बच्चा चाहिए। मैं सोच चुकी थी अपनी माँ को उसके किए की सजा जरूर दूंगी। जब वह मेरे हाथ में बच्चा देखेगी तो जरूर उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैं अपने आप को तकलीफ देना चाहती थी, अपना फ्यूचर खराब करना चाहती थी, और यह तभी मुमकिन था कि मैं माँ बन जाती। राजू कहने लगा, आप बहुत छोटी हो जी, आसान काम नहीं होता है वह सब करवाना जिसके करने से बच्चा पैदा होता है, और फिर 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना, फिर उसको जन्म देना। वह नजरें चुराते हुए कहने लगा, लेकिन मैंने कहा, मैं सब सह लूंगी, तुम बस मुझसे शादी कर लो और मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं उसी के सहारे जी लूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे अपनी माँ को देने के लिए यही सजा ठीक लगी थी, जिससे मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता। मैं उस समय ना समझ थी और अपनी नादानी में मैं बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। मैं भूल गई थी कि इस कदम से मेरी माँ की नहीं, मेरी जिंदगी खराब होने जा रही थी। और फिर राजू ने अपनी पत्नी के लाख रोने धोने के बावजूद भी मुझसे शादी कर ली। मुझे उस समय नहीं पता था कि शादी क्या होती है। रात को जब राजू कमरे में आया तो बड़ा खुश था। मेरे लिए गुलाब के गजरे लाया था। मुंह दिखाई पर उसने वह मुझे पहनाए थे, लेकिन जब वह मेरे करीब होने लगा तो मेरा दिल पहली बार घबराया था। बड़ी तेजी थी उसकी हर हरकत में। मैं कम उम्र थी, सिर्फ 15 साल की थी। मैं नहीं जानती थी कि शादी के लिए यह क्यों कहा जाता है कि बच्चियों की 20 से ज्यादा की उम्र होने पर ही शादी होनी चाहिए, लेकिन आज समझ आ गया था। सुबह मैं रो रही थी और वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, बच्चा यूं ही नहीं मिल जाता, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगली रात मेरे इनकार पर भी वह नहीं माना था। कहने लगा, कम उम्र खूबसूरत पत्नी को कौन छोड़ता है। 1 महीने में ही मेरी रंगत पीली पड़ गई थी। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन लगता था बेजान हो चुकी हूँ। राजू की पत्नी अलग मुझे ताने देती रहती थी। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी माँ को सजा देने की खातिर खुद पर जुल्म कर लिया है। बेशक मेरे लिए एहसास बहुत खूबसूरत था कि मैं अपना बच्चा पैदा कर रही थी, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम थी। मुझे यह सब कुछ संभाला नहीं जा रहा था। 9 महीने मेरे बड़े दर्द से गुजरे थे, क्योंकि इस हालत में भी उस गांव के जाहिल सब्जी वाले ने मुझ पर रहम नहीं खाया था, और फिर जचकी की तकलीफ ने मुझे मौत याद करा दी थी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। अपने बच्चे को सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रो रही थी। कितना मुश्किल सफर था एक माँ बनना। मैंने जब राजू से तलाक मांगी तो वह साफ मुकर गया। कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम अब मेरी पत्नी बनकर रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। मैंने कहा, मैं पहले ही कह चुकी थी कि मुझे बस एक बच्चा चाहिए, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। लेकिन वह मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारी संगत मुझे सुकून देती है, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो गांव का जाहिल गवार आदमी था, जिसके लिए औरत बस बच्चा पैदा करने वाली मशीन थी। न उसे अकल थी न समझ थी कि बच्चे सिर्फ पैदा करना ही मर्द की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों का अच्छा फ्यूचर देना भी बाप की जिम्मेदारी होती है। इतने महीनों में मैंने जो दर्द सहा था, जो तकलीफ सही थी, वह राजू की पत्नी ने भी देखी थी। उसे मुझ पर अब दया आने लगी थी। एक दिन राजू की पत्नी ने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं वापस अपने घर आई तो मेरी माँ मेरी गोद में बच्चा देखकर अपना सर पीटने लगी और रोने लगी। कहने लगी, यह तूने क्या कर दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने राजू से अदालत के जरिए तलाक ले ली और बच्चा पालने लगी। मैंने आज अपनी माँ से उसके किए गए जुर्म का बदला लिया था, अपनी जिंदगी बर्बाद करके। लेकिन इस चक्कर में मैं खुद भी बर्बाद हो चुकी थी। मैं सिर्फ 16 साल की थी। मैं नहीं जानती थी बच्चा कैसे पालते हैं। मेरी माँ को भी मेरी हालत पर अब दया आने लगी थी, और अब अपनी माँ का प्यार मुझे नजर आया था। वह भले मेरी सगी माँ नहीं थी, लेकिन मुझे सगी माँ की तरह मोहब्बत करती थी। वो एक बार मेरे पास आई और मुझे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। कहने लगी, मैंने जो कुछ किया मैं मानती हूँ गलत है। काश उस दिन तू मेरी पूरी बात सुन लेती तो तुझे सच्चाई पता चल जाती। मैं मानती हूँ मैंने तुझे हॉस्पिटल से लिया था, लेकिन यह भी सच है कि तू हॉस्पिटल में लावारिस थी।
तेरी माँ तुझे जन्म देते ही मर गई थी, जब तुझे कोई लेने नहीं आया था, और फिर मैं तुझे अपना लिया था। लेकिन जब तू 3 महीने की थी कि जब तेरा बाप ढूंढता हुआ हॉस्पिटल आया था, उसने बताया कि उसकी पत्नी उससे नाराज होकर चली आई थी और वह प्रेग्नेंट थी। उसे पता चला था कि वह इसी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने आई थी। मैंने तेरे बाप को कह दिया कि हाँ, बच्ची भी मर गई थी और बच्ची की माँ भी मर गई थी। यह सुनकर वह आदमी चला गया था। मैं तुझे उस आदमी के हवाले नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और मुझे तुझसे बहुत लगाव हो गया था। मेरा भगवान ही जानता है कि मैंने तुझे बिल्कुल सगी औलाद की तरह पाला है। जब बाद में पता लगाया तो मुझे पता चला कि उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए वह औरत अपने पति से नाराज होकर चली आई थी। मैं अगर तुझे उस आदमी के हवाले कर भी देती तब भी तेरे ऊपर सौतेली माँ जुल्म ढाती, लेकिन तूने मुझे तकलीफ देने के लिए अपने आप को क्यों बर्बाद कर लिया। मैं कुछ भी नहीं बोली थी, बोलने के लिए अब बचा ही किया था। मेरी माँ ने वह बच्चा अपने हाथों में ले लिया, कहने लगी इस बच्चे को मैं पालूंगी, यह मेरा बच्चा है, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी माँ ने उसी रात घर का जरूरी सामान बांधा और वह शहर छोड़कर हम दूसरे शहर आ गए। अब उस बच्चे की माँ मेरी माँ बन गई थी। मुझे एक स्कूल में एडमिशन भी करा दिया था। धीरे धीरे मैं अपने अतीत को भूलने लगी थी। आज मेरी उम्र 26 साल हो चुकी है और मैं एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी हूँ। मेरी माँ की अब एक ही जिद है कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं शादी के नाम से अब नफरत करती हूँ। आज मेरा बच्चा 10 साल का हो चुका है। मुझे दीदी और मेरी माँ को माँ कहता है। ना ही मैंने और ना ही मेरी माँ ने उस बच्चे को हकीकत बताई है। समझ नहीं आता आगे क्या फैसला करूँ। क्या सिर्फ अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं या फिर शादी करके अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।